नमस्ते स्टूडेंट, आज हम कक्षा BA सेकेंड ईयर सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान और हमारा आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री। देखिए स्टूडेंट, प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है, लॉर्ड मार्ले एक विचारक हुआ है, उसने कहा है कि प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम माना जाता है। अर्थात पूरी राजनीतिक व्यवस्था प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमती है। पूरे जितने देश के अंदर निर्णय होते हैं उनमें निर्णयों को प्रभावित करने की जो शक्ति प्राप्त है वो प्रधानमंत्री के पास। नक्षत्रों के बीच चंद्रमा की उपाधि प्रधानमंत्री को दी जाती है। तो इस बात से हमें इस बात का पता चलता है कि प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर कितना महत्वपूर्ण पद है। ब्रिटिश संविधान में प्रधानमंत्री को परंपरा पर आधारित माना गया है। ब्रिटिश संविधान में प्रधानमंत्री परंपरा पर आधारित पद माना गया है। देखिए, हमारे यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है, क्योंकि हम 1947 से पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, तो हमारी जितनी ज्यादातर शासन व्यवस्था ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अनुरूप है। लेकिन हमने उसमें कुछ संशोधन किया, कुछ परिवर्तन किया है। इसलिए भारत में प्रधानमंत्री पद को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। क्योंकि हमने परिवर्तन किया, संशोधन किया है कुछ। भारत में प्रधानमंत्री पद को कानूनी मान्यता, संवैधानिक मान्यता संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा यहाँ पर परंपरा पर आधारित नाम मात्र चीज है। प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पर संविधान द्वारा उसको मान्यता प्रदान की गई, संविधान में उसको जगह दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, 75, 78 में भारतीय प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि अनुच्छेद 74, 75, 78 भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किया गया, व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं।
अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता व परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई है ये कि राष्ट्रपति को उसके कार्य के लिए, उसकी सहायता के लिए, परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यह बात अनुच्छेद 75 में कही गई है। अनुच्छेद 78 में अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 3 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। वो 3 कर्तव्य कौन कौन से हैं? सूचना देना, अर्थात मंत्रिपरिषद के निर्णय के बारे में राष्ट्रपति को सूचना देना। दूसरा, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से शासन संबंधी, मंत्रिपरिषद संबंधी कोई निर्णय संबंधी सूचना मांगता है तो सूचना को प्रधानमंत्री को देना है। तीसरा है, यदि किसी मंत्री ने व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय कर लिया है और अन्य मंत्री ये चाहते हैं कि उस निर्णय को मंत्रिपरिषद में रखा जाए, किसमें रखा जाए? मंत्रिपरिषद में रखा जाए, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से उस निर्णय को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद में रखवा सकता है। तो 3 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का चयन और शक्तियां।
चयन एवं नियुक्ति। देखिए स्टूडेंट, प्रधानमंत्री के चयन एवं नियुक्ति में यह है कि अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है, जिसमें राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है। जिसमें राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, यानी कि लोकसभा के जो चुनाव होते हैं और चुनाव में विभिन्न पार्टियां चुनाव लड़ती है, और जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है और बहुमत प्राप्त होने के बाद राजनीतिक दल बैठक करता है, विचार विमर्श करता है। विचार विमर्श में वह जिस व्यक्ति को अपने बहुमत दल का नेता बनाता, संसद से बहुमत दल का नेता चुनता है, और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। आगे देखते हैं। तो बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। हमारे संविधान में यही व्यवस्था है और यही परंपरा चली आ रही है। देखिए 1950 से लेकर अब तक भारत के प्रधानमंत्री की चयन और नियुक्ति की 4 स्थितियां रही है। आज तक 4 स्थितियां रही है, और समय समय पर उन स्थितियों में से आज भी प्रधानमंत्री का चयन नियुक्ति की जाती है। नंबर 1 है स्वयं जनता द्वारा प्रधानमंत्री का चयन। स्वयं जनता द्वारा प्रधानमंत्री का चयन। ऐसा नहीं है कि हमारे यहां पर जनता प्रधानमंत्री को बनाती है, लेकिन जब चुनाव होते हैं, चुनाव में कोई राजनीतिक दल पहले से ही किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा कर देता है कि यदि हमारी पार्टी चुनाव में आई, हमारी पार्टी चुनाव जीत कर आई, तो हम इस व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने पर हम इसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो यदि जनता को वो व्यक्ति पसंद है और उसके नाम पर वोट पड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि जनता ने प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री का चयन कर लिया है। उदाहरण के तौर पर देखोगे आप, प्रथम 3 चुनावों में पंडित जवाहरलाल नेहरू
का चयन इस प्रकार का था। इंदिरा गांधी का जो चयन चुनाव हुए उस समय, तो इंदिरा गांधी का चयन भी इस उदाहरण में आता है, राजीव गांधी का चयन भी इसी उदाहरण में आता है। और 2014 में नरेंद्र मोदी का जो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति हुई, चयन हुए, तो जनता ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया। तो इससे ऐसा लगता है कि स्वयं जनता ने प्रधानमंत्री पद का चयन कर लिया, उनको प्रत्यक्ष रूप से चुन लिया है। स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं, पीछे एक बात करता हूं कि जब प्रथम चुनाव के समय में 1946 की बात है ये, तब हमारे यहां पर प्रधानमंत्री पद के 2 दावेदार थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन महात्मा गांधी ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का चयन किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। 1950 के में सरदार पटेल की मृत्यु हो गई। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुनौती देने वाला कांग्रेस में कोई नहीं रहा। तो 1962 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे। तो एक ऐसी, ये स्वयं जनता द्वारा प्रधानमंत्री का चयन करना, अर्थात जनता जिस व्यक्ति के नाम पर वोट देती है और आगे जाकर वो प्रधानमंत्री बनता है, तो ऐसा इससे लगता है जनता ने प्रत्यक्ष रूप से जनता ने उसका चुनाव कर लिया है। दूसरा है आम सहमति। के आधार पर प्रधानमंत्री का चयन। जब किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो राजनीतिक दल आपस में विचार विमर्श कर सहमति बनाकर किसी व्यक्ति को बहुमत दल का नेता बनाते हैं आम सहमति से, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। तो आप देखोगे चंद्रशेखर आजाद, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, तो ऐसे व्यक्ति थे जिनको आम सहमति से गठबंधन ने प्रधानमंत्री पद का चयन कर राष्ट्रपति द्वारा उसको नियुक्ति दिलवाई गई थी। तीसरा है राष्ट्रपति के स्वविवेक से, स्व विवेक से। देखिए, जब किसी भी पार्टी को लोकसभा में, किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है और कोई भी राजनीतिक दल प्रधानमंत्री पद के लिए राष्ट्रपति के पास बहुमत का पत्र लेकर नहीं जा पा रही है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से ये देखता है कि कौन सा व्यक्ति योग्य है, बहुमत लोकसभा में बहुमत साबित कर सकता है और 5 साल सरकार चला सकता है, देश का विकास कर सकता है, जन कल्याण के कार्य कर सकता है। तो ऐसे अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। तीसरा है, चौथा है लोकसभा में बहुमत दल के नेता में आपसी संघर्ष। कभी कभार ये होता है कि एक ही दल में प्रधानमंत्री पद के 2 दावेदार हो जाते हैं और उनमें आपस में संघर्ष चलता है। उदाहरण के तौर पर इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई में इस प्रकार का संघर्ष हुआ और दोनों में वोटिंग के माध्यम से चयन किया गया, तो इंदिरा गांधी विजय हुई और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये 4 स्थितियां आज तक करी आ रही है। कभी कभार क्यों जनता प्रधानमंत्री का चयन कर देती है, कभी कभार बहुमत नहीं मिलता है तो आम सहमति के आधार पर
प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है राजनीतिक दलों द्वारा, और कभी कभार जब सहमति भी नहीं बनती है तो राष्ट्रपति अपने सुविवेक से प्रधानमंत्री को नियुक्त कर देता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां। प्रधानमंत्री की शक्तियां। नंबर 1, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष व मंत्रिपरिषद का निर्माण करता। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष व मंत्रिपरिषद का निर्माण करता। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है और मंत्रिपरिषद का निर्माण प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। किसको कौन सा विभाग, किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना है। मंत्रिपरिषद के निर्माण में प्रधानमंत्री ये देखता है कि देश के सभी वर्गों का नेतृत्व होना चाहिए। लोकसभा में, कार्यपालिका में, मंत्रिपरिषद में धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, प्रशासक, योग्यता का नेतृत्व होना चाहिए और एक अच्छी मंत्रिपरिषद का निर्माण हो। प्रधानमंत्री इस बात का ध्यान रखता है क्योंकि मंत्रिपरिषद देश की रीढ़ की हड्डी होती है। मंत्रिपरिषद देश के संचालन में प्रधानमंत्री को पूर्ण सहयोग करती है। अच्छी मंत्रिपरिषद बनेगी तो प्रधानमंत्री का कार्य सरल होगा और देश का विकास होगा। दूसरा है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। विभागों का बंटवारा। देखिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्रियों को विभाग देना ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। हालांकि सब कुछ राष्ट्रपति के द्वारा कहता है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा परामर्श को ही मानता है कि किस व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है। तो विभागों का बंटवारा करना है, किस व्यक्ति को गृह मंत्रालय देना है, किसको वित्त मंत्रालय देना है, किसको विदेश मंत्रालय देना है, किसको विदेश मंत्रालय देना है। तो इस प्रकार के विभागों का जो बंटवारा करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के बीच किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला है विभागों में समन्वय। विभागों में समन्वय। इसी विभागों का बंटवारा करने के बाद प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि क्योंकि जिस प्रकार शरीर एक इकाई है उसी प्रकार मंत्रिमंडल के सभी विभाग एक इकाई के रूप में सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। विवाद चाहे उसमें मतभेद कितने ही हो, लेकिन मतभेद व्यक्तिगत हो सकते हैं, सामूहिक रूप से उनको एक रहना पड़ता है। तो इस प्रकार का समन्वय बनाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। यदि किसी विभाग में आपसी मतभेद है, तनाव है, तो उन तनावों को, मतभेदों को मिटाकर खत्म करने की जिम्मेदारी और उनमें समन्वय, मंत्रियों को आपस में बैठाकर समन्वय कराना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। क्योंकि जो काम बेहतर तरीके से समन्वय के रूप में होता है वो और किसी से नहीं होता है। तो विभागों में आपसी समन्वय, तालमेल बैठाना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है।
मंत्रिमंडल व मंत्रिमंडल एवं राष्ट्रपति के बीच समन्वयकर्ता। देखिए, राष्ट्रपति से व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्री प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना नहीं मिल सकता है, और मंत्रिमंडल के जितने भी निर्णय होते हैं उन निर्णय से अवगत कराने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराता है, और राष्ट्रपति कोई सूचना मांगना चाहे मंत्रिमंडल के निर्णय संबंधित तो वो सूचना प्रधानमंत्री को देनी होती है। तो राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री की है। अगली शक्ति है लोकसभा का नेता। लोकसभा का नेता। प्रधानमंत्री को लोकसभा का नेता माना गया है। लोकसभा के संचालन में वह लोकसभा अध्यक्ष की सहायता करता है। लोकसभा में मुख्य वक्ता होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा में प्रधानमंत्री विपक्ष के प्रश्नों का, यदि किसी मंत्री से विपक्ष संतुष्ट नहीं होता है तो प्रधानमंत्री को जवाब देता है। अर्थात लोकसभा में जो संपूर्ण कार्य है वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमती है। लोकसभा के नियम कार्य संचालन में वह लोकसभा अध्यक्ष की सहायता करता है ताकि लोकसभा सुचारू रूप से संचालित हो सके। अगला है विदेशों में प्रतिनिधित्व। विदेशों में प्रतिनिधित्व। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री ही विदेशों में भारत का नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री किसी संधि समझौते पर साइन करता है, उसके माध्यम से ही कोई संधि समझौता होता है। अर्थात अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री देश का मुख्य वक्ता, मुख्य प्रतिनिधि होता है, और अंतरराष्ट्रीय मंच पर कोई सम्मेलन किया जाता है तो प्रधानमंत्री उसमें देश की तरफ से भाग लेता है और देश का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है विभिन्न पद प्राप्त करना। विभिन्न पद प्रदान करना। जितने भी पद राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, भारत रत्न, जितने भी खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ये सब प्रधानमंत्री के परामर्श से दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जिसका नाम आगे कर देता है, राष्ट्रपति उसको ही वो पद प्रदान कर देता है। तो स्टूडेंट, आज हमने भारत के प्रधानमंत्री के चयन, प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान की। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।